हेलो गाइस, वेलकम टू बने में यूपीएससी। आज हम अपनी यूपी पीसीएस और आरओ की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। पिछले कुछ दिनों से मैं किसी कारणवश ये क्विज अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलसा बंडूरी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक जल साझा करने संबंधी समझौते का एक भाग है। स्टेटमेंट सेकंड, कलसा बंडूरी परियोजना का निर्माण महादाई नदी पर किया जाना है। स्टेटमेंट थर्ड है, महादाई नदी कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सत्य है? सत्य कथन का चयन करना। तो देखिए, कलसा बंडूरी परियोजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक और गोवा से संबंधित है। कलसा जो बंडूरी परियोजना का निर्माण महादाई नदी पर किया जाना है और महादाई नदी जो है वो पश्चिमी घाट में कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, एक भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल है और अरब सागर में मिलती है। ये जो मांडवी नदी है गोवा की, उसकी ये सहायक नदी है महादाई नदी। और तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, सेकंड वाला राइट है। कल ये महादाई नदी कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है, नहीं, ये क्या है, कर्नाटक और गोवा से ही बहती है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में क्या है, बांध है, जो नदियों पर बांध बने हुए हैं। तो ए में है क्या, कोलोराडो, बी दामोदर, सी है नील और डी है जम्बोजी नदी। और बांध कौन से हैं? फर्स्ट पे है असवान, सेकंड पे है कैरीवा, थर्ड पे है पंचेत हिल्स और फोर्थ पे है हुवर। तो देखिए, कोलोराडो नदी पर बांध बना हुआ वो कौन सा? हुवर। दामोदर नदी पर पंचेत हिल्स है। ठीक है, और नील नदी पर कौन सा है? असवान है। और जिम्बोजी नदी पर कैरीवा बांध है। तो कौन सा? 4 3 1 2। तो इसमें तो 1 2 3 4 आ रहा है, ये तो रॉन्ग होगा। बी वाले में 1 3 4 2 आ रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। सी वाले में 3 4 1 2 आ रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में समाजवादी हैं? समाजवादी कौन से हैं उनका चयन करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। स्टेटमेंट सेकंड है, सभी कर्मकारों के लिए निर्भय पारिश्रमिक, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। स्टेटमेंट थर्ड है, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, जो समाजवादी सिद्धांत होते हैं वो समाजवाद विचारधारा पर आधारित होते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य के लिए एक मार्ग निर्धारित करना है, सुनिश्चित करना। तो न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये समाजवादी है, क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है और वो समाज को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और सेकंड वाला है, सभी कर्मकारों के लिए निर्भय पारिश्रमिक, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये भी सामाजिक है, तो समाजवाद से संबंधित है। थर्ड है, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। लोक स्वास्थ्य मतलब समाज के स्वास्थ्य के लिए, तो ये भी समाजवादी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके तीनों ही राइट है। अब न्यायिक समानता को बढ़ावा देना, निर्धनों को निःशुल्क सहायता विधिक सहायता प्रदान करना, ये आर्टिकल
39 का ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, सभी कर्मचारियों के लिए निर्बाध पारिश्रमिक, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये कौन सा है? यह आर्टिकल है 43। लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखना और स्वास्थ्य में सुधार, ये किससे संबंधित है आर्टिकल? ये 47 से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांकित शक्ति मतलब जो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ऑप्शन बी है आकस्मिक रिक्तियों में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन सी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। ऑप्शन डी है अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो देखिए, जो राज्यसभा की एकांकित शक्ति है वो क्या है? नई भारतीय अखिल सेवाओं का सृजन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 312 से। ठीक है, 312 से। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए है बंधुआ मजदूर। ऑप्शन बी है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान। ऑप्शन सी है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। ऑप्शन डी है कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो देखिए, ये अर्घट जो है वो मध्यकालीन इतिहास में भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है इस आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरिजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। स्टेटमेंट सेकंड है इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? सही कथन का चयन करना। तो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन जो था ये 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, बंगाल में। वो हेनरी विवियन डेरिजियो जो कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, इन्हें क्या था 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। किस कारण? जो इनके क्रांतिकारी विचार थे, इसके कारण युवाओं का और सभी वर्गों का इन्हें समर्थन हासिल हुआ था। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ये जो इसका इस आंदोलन के क्रांतिकारी विचारों के कारण ये भारतीय समाज के सभी वर्गों के नहीं, ये केवल शिक्षित वर्गों का समर्थन हासिल किया था इन्होंने। जनता को समर्थन हासिल करने में विफल रहे थे। तो ये सेकंड वाला रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ना कि सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है बुलक कैपिटल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गरीब किसान को। ऑप्शन बी है धनाढ़ किसान को। ऑप्शन सी है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है। उन किसानों को जो बड़े जिम्मेदार हैं। तो बुलक कैपिटल, बुलक का मतलब है बैल से। ठीक है, तो बैल जिसके पास एक जोड़ी दो जोड़ी बैल होते थे प्राचीन काल में। ठीक है, वो मध्यकाल में, आधुनिक काल में भी। तो वो क्या है, उन्हें कहा जाता बुलक कैपिटल। तो उनके पास साधन तो होते हैं पर धनाढ़ नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन के किस घटक में राष्ट्रों के बीच वास्तविक और वित्तीय परिसंपत्तियां का क्रय विक्रय होता है? तो ऑप्शन ए है पूंजी खाता। ऑप्शन बी है शासकीय आरक्षित खाता। ऑप्शन सी है चालू खाता। ऑप्शन डी है व्यापार अधिशेष खाता। तो इसका जो भुगतान संतुलन के किस घटक के
में राष्ट्रों के बीच वास्तविक और वित्तीय परिसंपत्तियों का जो क्रय विक्रय होता था वो किसमें होता था, पूंजी खाता में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में शांति निकेतन को भारत के 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसका डिजाइन ग्रीक रोमन वास्तुकला से अत्यधिक प्रेरित है। स्टेटमेंट सेकंड है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन का चयन करना। शांति निकेतन देखिए ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उनके साथ सुरेंद्रनाथ कर नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है, और ये इसका जो डिजाइन था वो रोमन ग्रीक के साथ साथ फ्रांसीसी और इतावली जो जीवंत वास्तुकला थी, ठीक है, उनके संयोजन से बना है। तो अत्यधिक प्रेरित था उससे, तो ये वाला तो रॉन्ग होगा। यह पश्चिम बंगाल में एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है? नहीं, एकमात्र नहीं है। कौन सा? एक तो दार्जिलिंग है, ठीक है, और एक कौन सा, एक सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो ये 2 हैं और एक ये थर्ड हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना। ऑप्शन ए है, यह समुद्र के जलस्तर में वृद्धि से प्रशांत महासागर के 21 द्वीपीय देशों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक संकल्प है। ऑप्शन बी है, यह कार्बन प्रत्यार्पण की दिशा में सहयोग करने हेतु G20 देशों और UN का एक वैश्विक प्रयास है। ऑप्शन नंबर सी है, यह 21वीं सदी में संधारणता प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कार्यवाही का एक सेट के लिए 1992 में तैयार किया गया एक फ्रेमवर्क है। ऑप्शन डी है, यह स्टॉकहोम घोषणा पत्र के तहत प्रतिबंधित 21 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की एक सूची है। तो जो एजेंडा 21 है ये देखिए, ये 1992 में तैयार किया गया था, 1992 में। ठीक है, इसे 1992 में अपनाया गया था और ये ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो, उसमें इसे अपनाया गया था। ये किससे संबंधित है? संधारण प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई का एक सेट के लिए 1992 में तैयार किया गया फ्रेमवर्क है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।